अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शान। वेलकम टू माय चैनल बीट मसल्स। आज की वीडियो में जो आपके लिए लेके आया हूं, जैसा कि आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत से सवाल जजेस पे उठ रहे हैं, क्योंकि आजकल बॉडी बिल्डिंग का सीज़न है, कंपटीशन का। तो जजेस के डिसीजन पे बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जजेस ने पहले से ही ये फैसला किया होता है या जजेस बिके होते हैं, क्या जजेस अपना लड़का जितवाते हैं। इन सवालों का जवाब के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान अहमद। माशाल्लाह से रिसेंटली जो कंपटीशन हुआ है मिस्टर पंजाब का, उसमें जज भी थे। तो हम इनसे आज पूछेंगे सवाल कि ये इतने क्वेश्चन जो सोशल मीडिया में उठ रहे हैं कि इनको अब लोगों को किस तरह से क्लियर किया जाए। आए हम उस्मान अहमद भाई से बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शान। कैसे हैं उस्मान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। उस्मान भाई, पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप इस फील्ड में इन कैसे हुए। ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है शान भाई। वैसे तो आपको जैसे पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, जिनको नहीं भी पता मैं उनके नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरा जो पास्ट है, आई वॉज़ अ वेरी गुड एथलीट ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग। और बेसिक मेरी गेम वेट लिफ्टिंग थी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में मैं बाई चांस ही आ गया क्योंकि काफ़ी मस्कुलर था, तो फिर उसको भी साथ कंटिन्यू रखा। तो वो तो जब तक एजुकेशनल करियर था वो साथ साथ चला, फिर आगे से पता है एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन शौक़ नहीं ख़त्म हुआ अंदर से, तो वो साथ साथ चलता रहा उसी तरह से। तो काफ़ी कॉन्टेस्ट भी खेले, लाहौर भी खेला, पंजाब भी खेला। वेट लिफ्टिंग में तो मैंने पाकिस्तान लेवल तक HEC को रिप्रेजेंट किया है माशाल्लाह। तो जहाँ तक आप मैन फिज़ीक की जजिंग की बात करते हैं कि इसमें मैं किस तरह से एंटर हुआ, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते थे तो उस वक्त इंटरनेशनली मैन फिज़ीक तो थी, लेकिन ये पाकिस्तान में ये डिवीज़न नहीं था। तो मैं शुरू से ही जब ये इंटरनेशनली ये इवेंट चल रहा था तो मैं इसको काफ़ी इंटरेस्टिंगली मैं देखा करता था, मुझे काफ़ी शौक़ था इसका। अच्छा। मैं इसकी वीडियोज़ वगैरह, इसके कॉन्टेस्ट वगैरह मैं इंटरनेशनली जो होते थे वो मैं देखता था, तो मुझे इसका नॉलेज भी था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका शौक़ भी था। तो पहला जो कॉन्टेस्ट हुआ लाहौर के अंदर, मिस्टर लाहौर मैन फिज़ीक का, ये जनवरी 2017 की बात है गालबन। सही। तो वो याहिया भट्ट साहब की फेडरेशन थी जिन्होंने ये करवाया था, तो उसमें मुझे इनवाइट किया गया एज ए जज। तो हालांकि मैं आज तक कभी इसकी जजिंग तो नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त ये बिल्कुल नया डिवीज़न था और कोई भी इसके लोग मौजूद नहीं थे जो बिल्कुल इसकी पोजिंग के बारे में नहीं जानते थे, या उनको लोगों को पता ही नहीं था कि मैन फिज़ीक है क्या। तो उनको कहीं से इस चीज़ का आइडिया था कि उस्मान जो है वो काफ़ी इसका शौक़ रखता है और इसके बारे में जानता है, लेकिन किसी चीज़ को जानना और किसी चीज़ की जजिंग करना दोनों मुख्तलिफ बातें होती हैं। खैर मैंने उस मुकाबले में जजिंग की, लोगों ने काफ़ी उसमें पजीराई दी और लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उस्मान साहब नॉलेज रखते हैं इसका। दैन फिर मैंने काफ़ी इसके ऊपर जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जजिंग की, क्योंकि जब मुझे ये चीज़ बताई गई कि आपने इसको कंटिन्यू रखना है और एज ए जज मैन फिज़ीक के अंदर आपने जो है अपनी सर्विसेज देनी है, और वॉलंटियरली मैंने आज तक अपनी सर्विसेज दी हैं। 4 साल हो गए हैं मैन फिज़ीक की जजिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने काफ़ी इसको सीखा भी, इंटरनेशनल जो जजेस हैं मैन फिज़ीक के, उनके पैनल इंटरव्यूज़ सुने और जो कॉन्टेस्ट हैं वो देखे, और काफ़ी जितना मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था किया और मज़ीद कर रहा हूँ। यानी अपने आप नॉलेज को, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि तब से लेके अब तक जजिंग कर रहा हूँ। उसमें क्रिटिसिज्म भी आपको पता होता है, सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये एक सफ़र है जो आगे चल रहा है और ये एक शौक़ है जिसको मैं समझता हूँ कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ मैंने ये चीज़ देखी है कि बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा मैन फिज़ीक का टैलेंट है जी, और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे स्टार्स हैं वो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें। मैन फिज़ीक अगर कोई लड़का इंटरेस्ट रखता है, उसको कंपटीशन के कम्पीट के लिए क्या चीज़ें अपनी बॉडी में मतलब अच्छी करनी चाहिए? देखें, बात ये है कि जब आप फ़िज़ीक की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि मैन फिज़ीक और बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस क्या है जी, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना अभी तक इसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये डिवीज़न नया है, अभी 4 साल हुए हैं, क्योंकि सालों लगते हैं किसी चीज़ की मुकम्मल अवेयरनेस और नॉलेज के लिए ना जी। मैं इधर यहाँ पे सवाल करूँगा, अक्सर मैंने कंपटीशन में देखा भी है कि मेंस फिज़ीक के कंपटीशन में कोई मैसिव आता है तो जजेस उसको साइड पे या बाहर कहते हैं कि आप मेंस फिज़ीक के लिए वो नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, सूटेबल तो नहीं, आप बॉडी बिल्डर हो। तो उधर काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों के दिलों में आती है कि बॉडी बिल्डर और मेंस फिज़ीक में फ़र्क क्या है? देखें, जैसे नाम से ही जाहिर है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपने अपनी बॉडी को बिल्ड करना है एक
उसमें कुछ सर्टन लेवल नहीं है। अपनी बॉडी को मैक्सिमम जिस लेवल पे भी लेके जा सकते हो आप उसको बिल्ड कर लो। उसकी सिमेट्री नो डाउट मैटर करती है कि आपकी बॉडी प्रोपोर्शनेट सिमेट्रिकल हो, आपके मसल्स जो हैं वो मैच कर रहे हो तमाम मसल्स एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके अंदर कोई आपके पास लिमिट्स नहीं है। जो फिज़ीक है इसके अंदर कुछ सर्टन लिमिट्स हैं कि ये इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए आपने अपनी सिमेट्री को जो है और मसल्स को प्रोपोर्शनेट करना है। मिसाल के तौर पे जो चंद एक कंटेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ। एक तो ये कि आपकी बॉडी एथलेटिक होनी चाहिए, जैसे बीच बॉडी है। अच्छा, ठीक है, यानी आप बहुत ज़्यादा मैसिव और ह्यूज ना हो, जैसे बॉडी बिल्डर्स अपने आप को मैक्सिमम जिस मर्जी लेवल पे ले जाएं। ठीक है, वी टैपर आपकी बॉडी होनी चाहिए। आपकी वेस्ट टू चेस्ट रेशियो जो है वो बिल्कुल इसके अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अच्छा उस्मान भाई, इसमें जेनेटिक्स मैटर करती हैं? जेनेटिक्स तो मैटर करती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी बॉडी बिल्डिंग में करती हैं। इसमें एक जो स्लिम एथलीट है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करके मैन फिजिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। सही। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में अगर एक बंदा जेनेटिकली वीक है तो वो उतने मसल्स पैक नहीं कर सकता अपनी बॉडी के ऊपर जितने के एक बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले के रिक्वायरमेंट होते हैं। सही सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपकी फ़िज़ीक एथलेटिक होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर मस्कुलर भी ना हो। अच्छा। हाँ, आपके मसल ज़रूर हो लेकिन ओवर मस्कुलरिटी आपको मार्क डाउन करती है। हाँ, यही कंपटीशन में मैंने में देखा जाता है कि हमारा लड़का ज़्यादा मस्कुलर है, उसके ये नहीं है। हाँ, आप रिब्ड हो लेकिन ओवर रिब्ड ना हो, यानी हर चीज़ प्रोपोर्शन में काउंट होनी चाहिए। सही सही। आप अल्टीमेटली ये कह लें कि मैन फिजिक एक पूरा आपका फिटनेस पैकेज है। सही। जो एक बीच बॉडी, एक एथलेटिक बॉडी, एक फिट बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, जो एक पर्सनैलिटी में एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, दिस इज़ ऑल अबाउट मैन फिजिक। ये फिजिक है। अब बहुत सारे लोग इसमें ये होता है, ये कहते हैं कि हमने कोड डेवलप कर लिया तो अब हमारे जो शोल्डर साइड है या फ्रेम है या बैक है वो अगर इतनी अच्छी नहीं भी है तो हम ठीक है। नहीं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। अगर आपने कोड डेवलप किया है तो आपकी बैक भी उसके साथ मैच करनी चाहिए। लेग्स नो डाउट कि आपने बोर्ड शॉर्ट पहनना होता है, वो कवर्स होते हैं आपके जो थाइज़ हैं, लेकिन वो फिर भी इतने वीक ना हो कि आपके अपर के साथ मैच ना कर रहे हैं। अक्सर लड़के जो मैन फिजिक के लेग्स का वर्कआउट नहीं करते। हाँ, वो बात ये है ना कि वो नज़र नहीं आते, उसके पॉइंट्स तो नहीं होते। लेकिन अगर वो आपकी लेग्स बहुत वीक होंगी, आपके अपर को मैच नहीं करेंगी तो आपके पॉइंट्स कटेंगे उससे। अल्टीमेटली मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि मैन फिजिक एक फिटनेस पैकेज है। सही। फेस मैटर करता है? सब चीज़, हर चीज़ मैटर करती है। इसमें फेस से मुराद लोग ये लेते हैं कि एक बंदा बहुत गोरा चिट्टा या खूबसूरत हो। पर्सनैलिटी के अंदर बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपके जो फेशियल लुक्स है ना, मतलब आप अगर स्टेज पे खड़े हो तो आप एंग्री यंग मैन ना लगो। सही। मेरी बात समझ रहे हैं? आप गुस्से में ना खड़े हो, पोलाइट हो। ठीक है, आप पोलाइट हो, स्माइलिंग फेस के साथ हो, और आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे बॉडी बिल्डर्स आपको पता है जब उनकी डेफिनेशन फेस चल रहा होता है तो वो पानी भी बंद कर देते हैं जी। तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से उनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि मुरझा सा जाता है। इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपका फेस बहुत फ्रेश होना चाहिए। आपके फेशियल लुक्स मैटर करते हैं। आपका फेस फ्रेश होगा, उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी फिजिक के ऊपर पड़ेगा। जो चीज़ मैंने इंटरनेशनली NPC और IFBB के जितने कॉन्टेस्ट हैं वहाँ देखी है, और वहाँ के जजेस भी ये चीज़ गाइड करते हैं एथलीट्स को। ठीक है, और आप देख लें NPC के जितने एथलीट्स हैं वो टोटल वाटर ड्रॉप आउट नहीं करते। अच्छा। वो पानी का इंटेक रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फेशियल लुक्स बहुत मैटर करते हैं। आपका हेयर स्टाइल, आपके फेशियल लुक्स, आपकी फ़िज़ीक, नो डाउट आप फ़िज़ीक में है तो फ़िज़ीक तो मैटर करेगी। फिर इसके अलावा टैनिंग बहुत मैटर करती है। लड़कों को टैन नहीं करना आता। जेल का कुछ कहते हैं ड्राई होनी चाहिए, कुछ कहते हैं ऑयल कम, कुछ कहते हैं ऑयल ज़्यादा। बॉडी बिल्डिंग का आप जो टैन करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जो टैन होता है वो बिल्कुल एक जैसे मॉडलिंग की जो कॉन्टेस्ट होते हैं, जो मॉडल फिजिक के कॉन्टेस्ट होते हैं, आप देखिए उन्होंने कितना नॉर्मल सा टैन किया होता है। बाकायदा वहाँ टैनिंग स्प्रेज होते हैं। अब वो तो यहाँ अवेलेबल नहीं है आसानी से। आप टैनिंग जेल ही अगर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप बॉडी को टैन करें। क्या उसमें शाइन कम होनी चाहिए? कंपैरेटिवली जो बॉडी बिल्डिंग में शाइन होती है उससे कम होनी चाहिए। यानी आपकी बॉडी जो है उसका जो ओरिजिनल लुक है वो आना चाहिए। जजिंग के हवाले से जो क्वेश्चन है जी, क्या आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हैं, क्या जजिंग को पैसे दिए जाते हैं कि ये मेरा लड़का जितवाना है? आपने कभी मिले आपको पैसे? बात ये है, देखें मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा पैसे वाली बात तो बहुत आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर तो बिलीव किया ही नहीं जा सकता ना। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये बात की शान कि हम वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं। हमें बाकायदा जो कॉन्टेस्ट होता है
उसको वहाँ जज करने की कोई फ़ीस वगैरह भी पे नहीं की जाती जी। इवन सिर्फ नॉट ओनली इन फिज़ीक, बॉडी बिल्डिंग में भी जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं आप देख लें, जो जजेस बैठते हैं उनको सिर्फ वो जो गेस्ट ऑफ ऑनर की या जजेस की जो शील्ड होती है सिर्फ वो दी जाती है, और ना ही कोई जज वहाँ पैसों की घर से जाता है। ऐसे ही ठीक है ना। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि लोग जितने भी इस फील्ड में हैं जो जजिंग कर रहे हैं वो एज ए वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये बात करना कि आपने लोगों से पैसे लिए या वो ऑर्गेनाइज़र ने आपको पैसे दिए इस काम के, ये टोटली ये फेक और एजम्पशंस पे मबनी ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें कोई सदाकत और सच्चाई नहीं है। बात ये होती है कि लोग ना अपने तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपने जहन में इस तरह की चीज़ें पाल के आए होते हैं या सोच के आए होते हैं कि मैंने ही जीतना है, मैं नहीं जीतना। उसके सपोर्टर्स अच्छा था, कोचेस स्पेशल एथलीट के जहन में अगर कोच या सपोर्टर ये बात डाल देंगे कि भाई आप विनर हो, आप अच्छे हो और आपने जीतना है, और वो बंदा कता नज़र इसके कि स्टेज के ऊपर उसका एक कॉन्टेस्ट है और उसको कंपैरिजन किया जा रहा है, वो अपने जहन में ये चीज़ खुद से सोच के बैठा हुआ है कि मैं विनर हूँ, तो इसका मतलब है फिर जजेस की डिसीजन तो उसके लिए कोई मैटर नहीं ना करता। तो जजेस ने तो वो चीज़ देखनी है जो सामने नज़र आ रही है, उनका जो एक्सपीरियंस है या उस कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक उन्होंने उसको जज करना है, और वो उसके मुताबिक वो जिस पोजीशन पे आएगा जजेस उसको वो पोजीशन देंगे। मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि तमाम जजेस, नॉट ओनली मैन फिजिक बल्कि बॉडी बिल्डिंग के भी जज, आपको पता है यहाँ 5 जजेस होते हैं या 7 होते हैं या 9 का पैनल होता है। हर जज जो है वो एथलीट्स को उनके मेरिट के मुताबिक जज कर रहा होता है। अच्छा, जज का अगर अपना लड़का हो, सपोज करें आपका नहीं है, आपके साथ जो जज बैठा है उसका अपना लड़का है, क्या वो आपको कहेगा कि यार ये मेरा लड़का कैसे जितवाना है? या कभी ऐसा हुआ हो लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी है कि जज अपना लड़का जितवाता है या जज ने अपना लड़का जितवाया? देखिए बात ये है कि मैं अगर अपनी बात करूं, बाकी तो मुझे जजेस का नहीं पता, ना तो मैंने आज तक कभी किसी लड़के को तैयारी करवाई है मैन फिजिक के, और ना ही मेरा आज तक कोई स्टूडेंट खेला है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जज का लड़का सामने अगर आता है और जज उसको फेवर करता है, तो मैं तो अखलाकी तौर पे ये चीज़ समझता हूँ कि अगर जज का लड़का स्टेज पे है तो जज उस क्लास से वॉकआउट करे, वो वहाँ बैठे ही ना, उस क्लास को जज ना करे जिसमें उसका स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त है। चाहे वो फेयर भी जजिंग करेगा लेकिन क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, अगर वो बैठा भी हुआ है तो फिर उसको अखलाकी तौर पे ये चीज़ों का इदराक सामने रखना चाहिए कि मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होकर और मेरिट के मुताबिक जजिंग करनी है। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे एजम्पशंस हैं और लोगों के जहन में ये बात होती है कि जज ऐसा करते हैं, लेकिन क्योंकि अगर एक जज है और उसका एक स्टूडेंट है और अगर वो उसको पोजीशन या अच्छे मार्क्स दे भी देता है तो बाकी जजेस का अगर फैसला वो नहीं है तो फिर भी वो बंदा अच्छी पोजीशन तो नहीं ना ले सकता। क्योंकि मैं थोड़ा सा लोगों को, व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताता जाऊँ कि अगर 9 जजेस का पैनल है या 7 जजेस का पैनल है, अब हर जज जो है वो अपनी आई से एथलीट को जो है जज कर रहा है। ये बात नहीं कि मतलब उसके जहन में ये चल रहा है कि मैंने इसको जिताना है। अब बाज़ दफ़ा किसी जज के मुताबिक कोई एथलीट नंबर 1 पोजीशन पे होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरे जज के मुताबिक वो 2nd पोजीशन पे होता है। सम टाइम ये भी होता है कि किसी जज के मुताबिक वो 3rd पे भी होता है। ऐसे ही। अब वो डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं या उनके रिव्यूज़ हैं उनको कंपाइल किया जाता है, जो फाइनल डिसीजन बनता है ना, इंटरनेशनली भी ऐसे ही होता है। सही। कंपाइल करके फिर एक पोजीशन उसके सारे जो मार्क्स बनते हैं उसके मुताबिक उसकी निकाली जाती है। जिसको ज़्यादा वोट दिए हो गए तो ये बात वो विनर होगा। हमारे पाकिस्तानी जो कॉम्पिटिटर्स हैं मोस्टली दुबई जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जब वहाँ से आके पाकिस्तान में कम्पीट करते हैं और वो कंपटीशन विन नहीं करते, 2nd या 3rd आते हैं, वो जजेस को कंप्लेन करते हैं जजेस को जजिंग नहीं आती। इसका क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ ना एक अनफॉर्चुनेटली मेयार जजिंग का ये बना हुआ है कि जो बंदा जज बैठेगा ना उसको कोई टाइटल होल्डर होना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में तो शुरू से यही होता है कि भाई मिस्टर पाकिस्तान बैठे होते हैं या मिस्टर साउथ एशिया या जो बड़े बड़े टाइटल होल्डर्स हैं वो मिस्टर पाकिस्तान या पंजाब या लाहौर का जो मुकाबला है या जो भी डिस्ट्रिक्ट का या जो भी कॉन्टेस्ट हो रहा है उसको वो एज ए जज उनको वहाँ इन्वाइट किया जाता है। मैं आपको ये बात बताऊँ कि जजिंग के लिए टाइटल होल्डर होना मेयार नहीं है, जजिंग के लिए जजिंग का नॉलेज होना मेयार है। मसला ये है कि बाहर के मुल्कों में तो IFBB लेवल के ऊपर या NPC के जो कॉन्टेस्ट होते हैं उस लेवल पे तो बाकायदा जजिंग कोर्सेज होते हैं, उनके पास सर्टिफाइड जजेस हैं। सही। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो जजेस की ट्रेनिंग करे और जहाँ से सर्टिफाइड जजेस निकलें। अब मजबूरी के तौर पे फिर हमें वही लोग ही लेने पड़ते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनका होता है, नो डाउट, उन्होंने इंटरनेशनली कॉन्टेस्ट खेले होते हैं और उन्होंने इतना वक्त इस फील्ड में लगाया होता है कि उनके पास तजर्बा होता है।
लेकिन जजिंग का जो क्राइटेरिया है, जो जजिंग का मेरिट है, उसके लिए टाइटल होल्डर होना शर्त नहीं है। एक वो बंदा इसने सारी ज़िंदगी कोई मुकाबला नहीं ना खेला। ईशान भाई, मैं ऑन द स्पॉट बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जो IFBB का मिस्टर ओलंपिया होता है, उसके अंदर जितने जजेस बैठे होते हैं उनमें कोई भी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल होल्डर नहीं होता। भी ऐसे कि वो सारे सर्टिफाइड जजेस होते हैं जिन्होंने IFBB का जजिंग कोर्स किया होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा जिसने कोई कॉन्टेस्ट नहीं खेला, मिसाल के तौर पे मैंने तो चलो बॉडी बिल्डिंग की है, चाहे मेरे पास कोई बड़े टाइटल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर इसको सीखा, जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने इसके ऊपर जो है जितना मैं अबूर हासिल कर सकता था, मैंने आपको बताया, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं और देखता रहता हूँ। सही, क्योंकि इससे इंसान सीखता है। फिर मैं इस पोजीशन में आया क्योंकि सामने जब आप बैठे हैं एज ए जज, तो आप एथलीट्स के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर रहे हैं, उनकी किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं। तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है और आप बैठ जाएं, ठीक है, वाह वाह करवाने के लिए या वैसे लोगों को बताने के लिए कि मैं भी जज हूँ, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर एक बंदे के पास नॉलेज है और वो चीज़ को समझता है तो वो जजिंग कर सकता है। अगर वो समझता नहीं है लेकिन उसके बाद टाइटल हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि उसको अखलाकी तौर पे अपने आप को इस जगह से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ़ैसला भी एक अमानत होती है। ऐसे ही, ठीक है ना। क्या फ़ील होता है जब लोग आप पे सवाल करते हैं कि आपने डिसीजन सही नहीं किया या आपको जजिंग नहीं आती, क्या फ़ील होता है? देखें, बात ये होती है कि शान भाई, आपका भी एक प्रोफेशनल एक करियर है, आप समझते हैं सारी चीज़ों को। फीलिंग तो आती है बंदे के अंदर, इस तरह होता है कि यार आपने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, आपने अच्छा यानी कि सर्व करने की कोशिश की, लोग फिर भी एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि आप लोगों का, जैसे कहते हैं ना, कि मुंह नहीं बंद कर सकते, या आप हर किसी की बात का जवाब भी नहीं दे सकते। अगर आपको अपनी सलाहियतों के ऊपर एतमाद है ना, आप समझते हैं कि आप ठीक हैं, तो इसका मतलब है सारा ज़माना भी आपको गलत कहता रहे ना, लेकिन आप यहाँ से ज़मीर से मुतमिन होते हैं। आपको यहाँ से जो फीलिंग आ रही होती है ना, वो चीज़ आपको मुतमिन रखती है या डिस्टर्ब रखती है। फिर आप डटे रहते हैं। अगर आप डिस्टर्ब हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। और अगर आप मजबूत हैं, आप उसके ऊपर डटे हुए हैं, ठीक है, लोग जो हैं हर तरह के लोग हैं, लोग अगर उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आएगा, वो यही कहेंगे कि जी आपने सही फ़ैसला नहीं किया और आप जानिबदारी से चलते हैं। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि अगर आप यहाँ से ठीक है ना, और आपने बिल्कुल सही न्यूट्रल हो के डिसीजन किए हैं, तो फिर लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ हमेशा से चलती आई और ये चलती रहेगी। जहाँ तक आप ये बात करते हैं, तो IFBB के जो कॉन्टेस्ट हैं, जिस तरह अभी ओलंपिया का कॉन्टेस्ट हुआ है, उसके ऊपर भी एतराज़ात आ जाते हैं। लेकिन वहाँ एक प्रोफेशनलिज्म है और वो स्टेज पे झगड़ा नहीं करते, या वो डायरेक्टली जो है वो पॉइंट आउट नहीं करते चीज़ों को, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं और एक प्रोफेशनल वे में जाके जजेस से फीडबैक लेते हैं। अच्छा, फीडबैक के लिहाज से अगर कोई हमारा कंपटीटर 3-4 कंपटीशन में, अक्सर आपने भी देखा होगा या मैंने भी देखा होगा, सेकंड या थर्ड आ रहा होता है, वो क्या जजेस से कांटेक्ट कर सकता है कि मेरे में क्या ऐसी वीक पॉइंट है कि जो मैं अब टॉप पे नहीं आ रहा? मैं वही बात कर रहा हूँ कि तरीका यही होता है। अच्छा, कि अगर आपकी पोजीशन वो नहीं आई जो आप समझते थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है, ये चीज़ आपके जहन में नहीं होनी चाहिए कि आप विनर हो। ये चीज़ आप में जहन में होनी चाहिए कि आप एक अच्छे एथलीट हो और आपने अपना बेस्ट स्टेज के ऊपर देना है। अब उस चीज़ को जहन में रख के हर एथलीट समझता है कि उसकी ये पोजीशन बन सकती थी। एक इंसान के अंदर एक परसेप्शन बनता है ना। अगर आप समझते हो कि आपकी वो पोजीशन नहीं आई, तो उसके रिगार्डिंग आप कॉन्टेस्ट के बाद आप जजेस से जाके मिल सकते हो, और ऐसा होता है इंटरनेशनली, और आप उनसे बात करो कि भी मेरी अगर ये पोजीशन नहीं आई तो मेरे क्या फ्लॉज थे। ये फीडबैक आप जजेस से ले सकते हो, ताकि नेक्स्ट कंपटीशन मैं उन वीकनेसेस को बेहतर करूं और नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के अंदर मैं अपना जो है बेस्ट परफॉर्म कर सकूं। लेकिन ये तरीका किसी सूरत ठीक नहीं होता कि आप फौरी तौर पे कहना शुरू कर दो फैसला ही ठीक नहीं होता। फीडबैक जब आप लेते हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, और ये हर एथलीट का राइट है कि वो अगर ये चीज़ समझता है कि मैं इस पोजीशन पे फॉल करता था और मेरी ये पोजीशन नहीं आई, तो वो जजेस से फीडबैक ले, और जजेस उसको फीडबैक देते भी हैं। और मैं समझता हूँ जजेस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएं, ताकि एथलीट मज़ीद अपने आप को बेहतर कर सके। क्या कंपटीशन जीतने के लिए लड़के को जजेस का स्टूडेंट होना लाजमी है? बिल्कुल नहीं। अक्सर लड़कों के जहन में सवाल आ रहे हैं, या जो हार रहे हैं वो उनका यही है कि मैं अगर इस जजेस से ट्रेनिंग लूँ तो फिर मैं नेक्स्ट कंपटीशन में आराम से जीत सकता हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। देखें शान भाई, बात ये है कि एक परसेप्शन बन चुका है ना,
उस परसेप्शन को और स्टीरियोटाइप को ही तो तोड़ना है हमने। उस स्टीरियोटाइप को जब तक नहीं तोड़ेंगे उतनी देर तक वो लोग यही समझते रहेंगे कि जजेस का स्टूडेंट है, उसके पास ट्रेनिंग करता है और इस वजह से ये जीत रहा है। हमने बेसिकली लोगों को एजुकेट भी करना है और इवन हमने अपने जजेस को भी एजुकेट करना है। अब मैं ये आपसे बात कहूँ कि मैं ये नहीं कहता कि सारे जजेस ही ठीक होते हैं, समझ आ रही बात की? सही। उनके अंदर भी कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, उनके अंदर भी कोई ना कोई मसला हो सकता है किसी किस्म का, लेकिन उसका आप ये नहीं कह सकते कि मतलब वो जानिबदारी से फ़ैसला कर रहे हैं या उनका कोई स्टूडेंट था उन्होंने उसको नवाजने के लिए ये फ़ैसला किया। गलती किसी इंसान से भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा कुछ जजमेंट के अंदर भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप उसको 19-20 मिस्टेक कह सकते हैं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि टोटली रिजल्ट्स ही जो है ये रॉन्ग है। जी उस्मान भाई, ये भी देखा गया है कि अक्सर लड़के बॉडी बिल्डिंग में सक्सेस नहीं होते, मेन फिजिक में हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है कि जो उनकी बॉडी में मेन फिजिक के पूरा उतरती हैं चीज़ें कि जो उस मेन फिजिक में कामयाब हो जाते हैं? ये सवाल मेरे से बहुत सारे एथलीट्स ने पूछा है जब वो पहले बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेस्ट खेलते थे और बाद में मेन फिजिक में आए। वजह ये होती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, जो आपका फ्रेम है, वो अगर बॉडी बिल्डिंग के मुताबिक नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग में आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जैसे आपको कहा कि बॉडी बिल्डिंग में आपका पूरा फ्रेम देखा जाता है, उसमें आपकी लेग्स भी देखी जाती हैं जी, ठीक है ना। अब बहुत सारे लड़के आपको पता है वो लेग्स पे मेहनत नहीं करते, तो बॉडी बिल्डिंग में वो उस हिसाब से जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वो कामयाब नहीं होते वहाँ। जब वो फिज़ीक में आते हैं तो क्योंकि अपर पे तो बहुत मेहनत की होती है और इसमें ये है कि आपकी जो लेग्स हैं वो कवर होती हैं, बोर्ड शॉट होता है उसके ऊपर, तो अपर की जो मेहनत वहाँ बॉडी बिल्डिंग में की होती है वो फिर जब ज़ाहिर बात है उसकी थोड़ी सी कंडीशनिंग करते हैं फिज़ीक के मुताबिक तो वहाँ उनको सक्सेस होती है। अच्छा। दूसरा ये कि इसमें जो फ्रेम है ना वो बहुत मैटर करता है। उसमें ये है बॉडी बिल्डिंग में अगर आपका बहुत वाइड फ्रेम नहीं है, थोड़ा छोटा भी है, लेकिन आपके मसल्स बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे हैं, डेंस हैं, ह्यूज हैं और मस्कुलरिटी भी आपकी ठीक है, तो आप उसमें विन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका फ्रेम बहुत मैटर करता है फिज़ीक के अंदर। अगर आपका ऊपर से फ्रेम अच्छा है, शोल्डर टू वेस्ट रेशो आपकी अच्छी है, चेस्ट टू वेस्ट रेशो आपकी बेहतर है, आपका कोर अच्छा है, तो आप फिज़ीक में कामयाब हो जाएंगे। बहुत सी जो है कंपटीशन के दौरान देखा जाता है कि जज पोजिंग के नाम ले रहा होता है लेकिन हमारे कंपटीटर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जज उनको बता रहा होता है भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप ये कर रहे हो। पोजिंग के लिहाज से लड़के पोजिंग कहाँ से सीखे मैन फिजिक? अभी तो मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान में कोई जजिंग का इंस्टीट्यूट नहीं है, तो पोजिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अभी इसके लिए समझ लें लड़कों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और सीखने के हवाले से तो गूगल और यूट्यूब इस वक्त सबसे बेस्ट टीचर है। सही। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। और जितने लड़के इस वक्त एथलीट्स आ भी रहे हैं मैन फिजिक के, वो यूट्यूब और गूगल से ही सीख रहे हैं। ये दो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। दूसरा ये कि मैन फिजिक की आपको पता है कि पोजिंग बॉडी बिल्डिंग से डिफरेंट है, इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लड़के जो बिल्कुल पहला कॉन्टेस्ट खेल रहे होते हैं वो पोजिंग इंटरनेट से, यूट्यूब से, गूगल से सीख तो लेते हैं, लेकिन उनको उस पोजिंग का पूरी तरह इदराक नहीं होता। हाँ, कि अब ये क्वार्टर टर्न कहेंगे तो इसमें मैंने क्या करना है, या बाज़ दफ़ा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल ये है कि इसकी पोजिंग के अंदर जो क्वार्टर टर्न्स करवाए जाते हैं ना, उसमें आपकी सिमेट्री और आपका प्रोपोर्शन ही देखा जाता है। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग की तरह वो नहीं कि अब आपने डबल बाइसेप करना है तो वो डबल बाइसेप, वो बाइसेप का पूरा पोर्शन देखेंगे। अच्छा। ट्राइसेप कहेंगे तो वो ट्राइसेप का पूरा पोर्शन देखेंगे। इसके अंदर सिर्फ उन्होंने आपकी सिमेट्री आपके मसल प्रोपोर्शन के साथ मैच करनी होती है, इसीलिए वो क्वार्टर्स में आपको टर्न करवा रहे होते हैं। सही। ये जो नए हमारे एथलीट्स हैं या जिनको इस बात का नहीं पता था, मैंने कहा मैं उनके नॉलेज के लिए ये बात बता दूं। 4 इसमें क्वार्टर्स होते हैं। स्टैंडिंग में फ्रंट स्टांस में पहले जज आपको देखता है, उसमें आपका बिल्कुल जो कोर एरिया है, फ्रंट एरिया है, वो सारा जज किया जाता है, ठीक है। अब उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आप खड़े हुए हैं और आपने फ्लेक्स एब्स कर दिया तो बस अब ठीक है। आपने फ्लेक्स एब्स भी रखने हैं, आपने स्माइलिंग फेस के साथ खड़े होना, कॉन्फिडेंटली खड़े होना है और फिट लुक में खड़े होना है। कुछ लड़के क्या करते हैं, वो ऐसे गिरे हुए खड़े होते हैं, उनके शोल्डर्स नीचे गिरे होते हैं, पूरी तरह अपने आप को समझ ले कि एक फिट लुक के अंदर स्टैंडिंग नहीं लेके आते। उनके पॉइंट माइनस होते हैं। डेफिनेट बात है। सपोर्टर्स कह रहे हो तेरे पेट के पैर उससे अच्छे से तुझे हरवाया गया। हाँ, अब मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना। अब यहाँ से जब पहला पोज वो करेंगे ना, क्वार्टर टर्न राइट, उसमें वो सबसे पहले अपनी लेफ्ट साइड दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी राइट साइड पे टर्न होना है। जब राइट साइड पे टर्न होंगे तो अपनी लेफ्ट पहले दिखाएंगे, फिर क्वार्टर टर्न राइट आएगा, अल्टीमेटली वो बैक पे चले जाएंगे, अपने बैक मसल्स दिखाएंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर क्वार्टर टर्न राइट आएगा, फिर वो अपने राइट साइड का जो उनका प्रोपोर्शन है ओब्लिक्स का वो शो करेंगे, ठीक है। फिर जब क्वार्टर टर्न राइट आएगा फिर वो फ्रंट पे आएंगे,
और ये 4 इसके टोटल पोज हो गए। टोटल कौन से मसल्स सबसे पहले जज को अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ ये लड़का सबसे बेटर है? फ्रंट कोर एरिया। फ्रंट कोर एरिया। बैक मैटर करती है इसमें? बैक मैटर करती है। अगर आपके सामने 4 लड़के हैं, 4 फ्रंट से अच्छे हैं, बैक से कुछ 19-20 है, तो वो लड़का जो अच्छा है वो बैक से अगर आप इसको प्रोपोर्शन वाइज देखें ना, तो सबसे ज़्यादा जब इंसान फ्रंट में खड़ा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके होते हैं। अच्छा। इवन आप देखें एनबीसी के बहुत सारे जजेस तो फ्रंट से ही जज कर लेते हैं एथलीट को। जैसे मैंने आपको कहा ना कि लड़के यहाँ अक्सर लैग कर जाते हैं, स्टैंडिंग अच्छी नहीं होती या शोल्डर गिरा के खड़े होते हैं। सिर्फ पोजिंग और आपकी सिमेट्री और आपकी मस्कुलरिटी मैटर नहीं करती, आपका एक फिट लुक में खड़े होना बड़ा मैटर करता है। यानी वो ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ इस बंदे ने एक एथलेटिक फिजीक नहीं बनाई, ये वैसे भी बहुत फिट है, इसका लुक बहुत फिट है, ये वो ट्रेन होके आया है। ये बॉडी बिल्डिंग और मैन फिजिक में यही तो फ़र्क है। ये फिट लुक में खड़ा हुआ है और इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और इसके फेशियल लुक्स बड़े अच्छे हैं और ये पूरा अपील कर रहा है इस वक्त। हाँ। अपनी जो बॉडी है उसके साथ इसका पूरा मैच हो रहा है। तो ये चीज़ लड़के यहाँ लैग करते हैं। सेकेंडली जब आप क्वार्टर टर्न करते हैं, साइड से ओब्लिक्स दिखाते हैं, ठीक है, और ये जो आपका एरिया है ये बड़ा मैटर करता है और बैक फिर 3rd नंबर पे आती है। सही। नो डाउट कि आप पूरी तरह एक सिमेट्रिकल प्रोपोर्शन के अंदर हो और आपके तमाम मसल्स दूसरे के साथ मैच कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट लुक सबसे ज़्यादा आपका मैटर करता है। जी उस्मान भाई, इन द एंड हमारे व्यूअर्स को बता दें कि मेंस फिजिक का एक मुकम्मल क्राइटेरिया है क्या? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो तो आपकी सिमेट्री है। ठीक है ना। सिमेट्री के अंदर जो है वो आपका फ्रेम, आपका यानी कि आप बहुत वी टेपर हो, आपकी शोल्डर टू वेस्ट रेशो जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक फिट लुक आपका जो है ना फ्रंट से आना चाहिए। ठीक है। फिर इसके अंदर आपकी कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग को लड़के मिस करते हैं। कंडीशनिंग से मुराद ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉडी बिल्डिंग के अंदर बॉडी को बिल्ड किया जी, तो उसकी कंडीशनिंग में अगर आपके मसल्स जो हैं बहुत मैसिव हैं, ह्यूज हैं, तो वो आपको पॉइंट्स ही देंगे, आपको फ़ायदा ही देंगे, आपको नुकसान नहीं देंगे। इसकी कंडीशनिंग अगर आपकी ओवर होगी, मिसाल के तौर पे आपका बॉडी बिल्डिंग लुक आ रहा है या आपके बाजू जो हैं वो बहुत ह्यूज हैं, बहुत बड़े हैं, उसको प्रोपोर्शनेट आपके जो अदर एरियाज़ हैं वो मैच नहीं कर रहे साथ, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे यहाँ से। कंडीशनिंग से मुराद ये है कि आपकी रिब्डनेस वैसी होनी चाहिए जैसी एक एथलेटिक फिजीक की डिमांड है। ठीक है। आपकी बैक भी वैसी होनी चाहिए जैसी एक एथलेटिक फिजीक की डिमांड है। तो आपने अपने आप को इन कंडीशन रखना है। जहाँ से आप आउट होंगे, जिस बॉडी पार्ट से या जिस एरिया से आप आउट होंगे, तो आपका मिस मैच होने लग जाएगा। यानी आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैन फिजीक है एक पूरा फिटनेस पैकेज है, आप पूरी तरह अपने आप को इन कंडीशन रखें। अच्छा, फिर लड़के गलती करते हैं कि इतनी अच्छी फिजीक बना लेते हैं लेकिन उनका बोर्ड शॉट प्रोफेशनल नहीं होता, उन्होंने निकर पहनी होती है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तो प्रोफेशनल बोर्ड शॉट अवेलेबल भी हैं। शुरू में तो ये था, एक एक्सक्यूज़ था कि जी मिलते नहीं हैं। अब तो अवेलेबल भी हैं। तो लड़कों को जो है अगर वो इतनी मेहनत अपनी फिजीक पे करते हैं तो बोर्ड शॉट प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है। फिर टैनिंग बहुत मैटर करती है। लड़के बहुत ओवर टैन कर लेते हैं अपने आप को, आपके मसल्स ही छुप जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग में भी टैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैन फिजीक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैनिंग आप अच्छे तरीके से करें। ठीक है। फिर इसके अलावा प्रेजेंटेशन में लड़के मार खाते हैं। जब आपने फिजीक अच्छी बना ली, लड़कों को अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा होता, या प्रेजेंटेशन करते हैं तो नीचे देख रहे होते हैं, शाइनेस होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है वो फिट लुक जो है वो अपील नहीं हो रहा होता। या अगर पोज करते हैं तो टेढ़ा कर रहे होते हैं, सीधा नहीं रखते अपने आप को, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। यहाँ से लड़के हारते हैं। अब लड़के समझते हैं फिजीक बना ली, हम विनर हैं। अब मैंने आपको ये जो 3-4 एस्पेक्ट बताए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर इंटरनेशनली एथलीट, आपने देखा है कि इंटरनेशनल, आप अगर अभी आपने ओलंपिया का मुकाबला देखा है तो उसमें कुछ एथलीट्स ऐसे थे कि जो टॉप 5 में भी नहीं आ सके, लेकिन देखने वालों को ये लग रहा था कि यार ये तो टॉप 3 में आएगा। और क्या वजह हुई यार, वो तो 5 पे नहीं आया। हाँ, वही बात है ना, क्या वजह हुई कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सारी चीज़ें काउंट करती हैं। हालांकि उन सब के बोर्ड शॉट भी प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भी प्रोफेशनल अंदाज में की होती है, प्रेजेंटेशन भी प्रोफेशनल होती है, लेकिन सारी चीज़ें जब वो मैच करते हैं ना तो उन सब में जो सबसे बेस्ट होता है वो नंबर 1 होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसका एक एथलीट जो मैन फिजीक खेलना चाह रहा है या प्रेप कर रहे हैं
या इन फ्यूचर उसका इरादा है मैन फिज़िक खेलने का, तो इन चीज़ों का अगर वो ख्याल रखेगा तो वो स्टेज के ऊपर एक बहुत अच्छी पोजीशन जो है वो गेट कर सकता है। जी व्यूअर्स, ये था आज का इंटरव्यू। होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जज उस्मान भाई ने बहुत सी डिटेल में मेंस फिज़िक के जो रूल्स है और मेंस फिज़िक का जो क्राइटेरिया है वो बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट कंपटीशन में ये ना कंप्लेन करें कि जज ने फैसला नहीं सही किया। आप ये अपने आप को देखें, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या मेंस फिज़िक के कंपटीशन के मुताबिक पूरा उतरते हैं। ये था आज की वीडियो। मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।